हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। सो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे मेट्रोलॉजी थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स और ये मैंने जेईआरबी ओरिएंटेड बनाए हैं। तो ये 9 पेजेस के हैं, तो इसमें मैंने कवर कराया पूरा सिलेबस जो जो इस बार आया है। ऑल्दो पीवाईक्यूज मैंने इसमें सब कवर कर रखे हैं, लेकिन जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो इसमें लिमिट स्पीड्स वगैरह नहीं है, तो मैंने वो सब मैंने इंक्लूड नहीं करा है। तो स्टार्ट करते हैं। मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट होता है। इसमें शुरुआत में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें दे दिया कि क्या पता है इसमें से कुछ आ जाए, जैसे प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेसी अभी तक बहुत कम आया है, लेकिन आगे जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आए हैं, तो मैंने वो सब कुछ ज्यादा अच्छे से कवर करा है। तो फिजिकल यूनिट क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको पता होगा। एक्यूरेसी पूछेगा कोई तो ए की वैल्यू, मतलब कोई भी क्लोज आए, मान लो ये आए आपकी क्लोज आ रही है और बिल्कुल पास पास आ रही है टारगेट के, तो आप कहोगे एक्यूरेट है। और प्रिसाइज मतलब चाहे आपकी गलत आ रही हो वैल्यू, लेकिन वो एक ही जगह पे वो आ रही हो, है ना, मतलब एक ही सेम प्लेस पे आ रही हो, तो आप कहोगे कि ये प्रिसाइज वैल्यू है, ऑल्दो इट इज नॉट करेक्ट। और ये क्या है, ये प्रिसाइज भी है और ये करेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए टारगेट एरिया में। ठीक है। एरर क्या होता है, जो आपकी ऑब्टेन वैल्यू आई है और ट्रू वैल्यू आई है, उन दोनों का डिफरेंस। एरर दो टाइप्स के होते हैं, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर कैसे होते हैं, जो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते, जो टेम्परेचर चेंजेस है उसकी वजह से आ गए, थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ आसपास एनवायरनमेंट का, या मतलब कोई लॉस हो गया प्रिसीजन का, तो उसमें वो होते हैं रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर होते हैं, या फिर ह्यूमन एरर होते हैं जिसको आप दोबारा से रीडिंग लेके एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, जो परमिशिबल एरर होता है। मतलब ऐसे समझो कि आपको मान लो एक 50 mm की रॉड चाहिए, बट आपको एकदम प्रिसाइज तो वो मिल नहीं रही है, तो आप कहोगे चलो 49 से 51 तक मिल जाए मुझे, तो आप कहोगे हाँ मुझे टॉलरेंस है 49 से 51 का। सही है, तो 2 mm का टॉलरेंस ले लिया आपने, तो वो जानबूझ के दिया जाता है जिससे कि आपको एटलीस्ट उतना फिट हो जाए। फिर आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है कि जितना आपको चाहिए मेजरिंग सिस्टम में उसकी सेटिंग कर देना, कि मैंने कैलिब्रेट कर दिया 0 पे, तो अब आपको जो सेटिंग चाहिए होगी वो 0 से चाहिए होगी। या फिर आपको कैलिब्रेट कर दिया 10 kg से, मान लो आपको 10 kg का वो कर दिया वेट में, तो आपने वो क्या करा, कैलिब्रेट कर दिया कि 10 kg उसके ऊपर जो मैंने कुछ रखा हुआ है जिसके ऊपर सब सामान रखा जाएगा, तो वो 10 kg का है, तो हमने कैलिब्रेट कर दिया उसको, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, कि उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मेजर कर दिया। स्टैंडर्ड क्या होगा कि एक्सटर्नल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट इज टेकन, जहां से हमें मेजरमेंट लेनी है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड अथॉरिटी मतलब कि जहां से आप जिसको देख के आप वैल्यू देखोगे कि आपका कितना गलत है या कितना सही है। अब जो हम ये मेजरमेंट करते हैं ना, तो वो अलग टाइप होते हैं। जैसे लीनियर मेजरमेंट है, तो लीनियर मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन सरफेस। मान लो एक सरफेस यहाँ पर है, एक सरफेस यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, इसकी लीनियर मेजरमेंट देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट मतलब कितना डिस्टेंस है। ये होता है आपका लीनियर मेजरमेंट। ये कैसे इंस्ट्रूमेंट कैसे करते हैं इसको मेजर, तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एक इनडायरेक्टली होते हैं। एक होते हैं ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट। ऐसे समझो, ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसमें निशान लगे होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर उसमें निशान लगे होते हैं ना, ऐसे वाले, ये वाले, तो वो मेजरिंग वाले, तो उसको होता है ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट है। कौन से ग्रेजुएटेड। और नॉन ग्रेजुएटेड कौन से होते हैं, जिसमें निशान नहीं होते, जैसे स्क्रू गेज हुआ, वायर गेज हुआ, या आप आगे पढ़ोगे ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है एक्यूरेसी के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। एक होता है प्रिसीजन टाइप, जिसमें प्रिसाइज हमें मिलती है, वर्नियर कैलिपर वो उसमें काफी प्रिसाइज मिलती है। कितनी मिलती है ये भी पूछा जाता है, 0.02 0.01 ऐसे। आरआरबी के फेवरेट क्वेश्चन है ये। माइक्रोमीटर में कितनी होती है, स्क्रू गेज में कितनी होती है, स्लिप गेज में, ये सब होते हैं प्रिसाइज वाली, मतलब यूजुअल में एकदम प्रिसाइज वैल्यू है, 0.02 mm का डिफरेंस हो, बस 0.01 mm का डिफरेंस हो वो। और नॉन प्रिसाइज मतलब जिसमें हमें एक्यूरेट नहीं मिलता है, जैसे हमारे घर के जो रूलर होते हैं ना, स्केल, तो वो हुए, डिवाइडर हुए, या टेलीस्कोपिक गेज हुए, तो इसमें हमें प्रिसाइज नहीं मिलता है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। प्रिसाइज किसमें मिलते हैं, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, स्लिप गेज में। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब पहला हम लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मतलब वही लंबे वाले, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लीनियर मेजरमेंट है उसको करने के लिए पहला जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो है स्लिप गेज। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। पहला क्या है, स्लिप गेज। स्लिप गेज क्या है कि वो वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री में। एक ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे समझो कि बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होंगे जो एक के ऊपर एक रख के देखा जाएगा कि सरफेस वगैरह वो लीनियर की कितनी दूरी पे है, कितने पास है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। और हाई ग्रेड हार्डनिंग स्टील से बनते हैं। किससे बनते हैं, हाई ग्रेड हार्डनिंग स्टील से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो स्लिप गेज है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है जॉनसन गेज। क्या होता है, जॉनसन गेज। स्लिप गेज का दूसरा नाम है जॉनसन गेज, क्योंकि जॉनसन ने बनाया था, तो याद रखना है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये आपका यूज कहाँ पर होता है, तो ये आपका यूज होता है टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप की एक्यूरेट सेटिंग करने में। टेलीस्कोप मतलब जो लेट मशीन होती है,
लेट मशीन में एक इधर की साइड होता है, एक इधर की जो सपोर्ट के लिए होता है टेल स्टॉक, तो वहां पर जो सेटिंग करने के लिए जो कि एकदम एक्यूरेट है मेजरमेंट लीनियर उस हेड स्टॉक के साथ या नहीं है, तो वो करने के लिए कौन सा होता है, स्लिप गेज होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखे होते हैं ये, और इंडिपेंडेंट होते हैं शेप और साइज के ऑब्जेक्ट के, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका अपना एक साइज होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो देखते हैं। अब सिंपल सी बात है, वो बहुत एक्यूरेट है, तो उनके जो फेसेस होंगे वो कैसे होंगे, वो बहुत ज्यादा सरफेस फिनिशिंग उनकी बहुत अच्छी होगी। तो इन्हीं के बारे में क्या होता है, जिस कारण से वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और वो चिपक गए तो उसको बोलते हैं व्रिंगलिंग। क्या बोलते हैं, व्रिंगलिंग। किसकी वजह से चिपकते हैं वो भी पेपर में आता है कि रिंगलिंग एक्शन क्या होता है। रिंगलिंग एक्शन क्या होता है, तो रिंगलिंग एक्शन होता है स्लाइडिंग और ट्विस्टिंग को एक साथ होना। अगर स्लाइडिंग भी हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है, इस पर हम हटाते हैं ना, स्लाइड करा ट्विस्ट कर दिया घुमा के, तो एकदम से वो हट जाएंगे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, तो उसको बोलते हैं रिंगलिंग। ठीक है, अब आता है डिग्री ऑफ रिंगलिंग जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, सरफेस फिनिश पे, कि कितना ज्यादा चिपकेगा, कितना ज्यादा उस वो चिपकेगा, उस पर डिपेंड करेगा सरफेस फिनिश पे। अब इसके ऊपर जो है एक ऑयल फिल्म थिकनेस भी जम जाती है, होती है, जो कि होती है 0.005 mm की। ये भी पेपर में आया हुआ है। अब डेटाबेस क्वेश्चन है तो हमें याद तो करने पड़ेंगे। कितना ऑयल फिल्म थिकनेस कितना है, 0.005 mm। एक आरआरबी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं ये कितने mm के होते हैं, तो 40 × 10 mm का स्टैंडर्ड साइज होता है। ये भी पेपर में पूछा गया है। तो इतने सारे क्वेश्चंस स्लिप गेज के ऊपर पूछ रहे हैं जो मैंने बता दिए हैं साथ साथ। अब एप्लीकेशंस भी देख लो। एप्लीकेशंस कोई ज्यादा खास है नहीं। टू चेक द एक्यूरेसी, हमें बताना है कि एक्यूरेसी क्या होती है वर्नियर कैलिपर की। इसके बाद वी कैन सेट द कंपैरेटर की स्पेसिफिक डायमेंशन के कंपैरेटर, मतलब जो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, वो सब हम देख सकते हैं। देख इट कैन बी आल्सो यूज फॉर चेक प्रिसाइज मेजरमेंट, हमें पता है। दिस कैन बी यूज विद साइन बार। हाँ, अब इसको साइन बार के साथ यूज कर सकते हैं। साइन बार क्या होता है, ऐसे दो रोलर बने होते हैं और ऐसे ये होगा, ये उठ जाएगा, तो उसके साथ ये यूज कर सकते हैं स्लिप गेज को। ये पेपर में आता है, ये स्टार लगा हुआ है इस पे, ये काम का चीज है। तो अगर ना इसको किसके साथ यूज कर सकते हैं, स्लिप गेज को साइन बार के साथ। इट कैन बी यूज टू चेक द गैप। अब दो पैरेलल लोकेशन है, उनके बीच में रेक्टेंगुलर ब्लॉक रख दो और गैप पता लग जाएगा कि कितना गैप है, और हाईली प्रिसाइज होते हैं। और कितनी डिग्री पे रखे जाते हैं प्रिसीजन गेज पे, तो 20 डिग्री पे रखे जाते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ है कि कितनी डिग्री पे रखे जाते हैं। तो ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन बहुत आते हैं आरआरबी में, तो ये याद करने वाले हैं, इस बारे में मैंने यहाँ पर अलग से लिख रखा है चीजें। अब आते हैं लिमिट गेज। लिमिट गेज क्या होता है, लिमिट गेज ऐसा डायग्राम ये बना रखा है मैंने, ये लिमिट गेज है। एक तरफ होगा गो और एक तरफ होगा नो गो। ये है मान लो गो और ये है नो गो। अब मान लो आपको होल चेक करना है कि ये सेम साइज सेम टॉलरेंस लेवल का है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर ये इधर की साइड से आपने उस होल को इसमें घुसाया, तो क्या होगा कि वो चला गया। अगर वो चला गया तो गो में आएगा, और अगर वो नहीं गया तो वो नो गो में आएगा। अगर नो गो में भी वो चला गया तो उसका मतलब उसकी डायमेंशन गलत है, या फिर गो में भी वो नहीं गया तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, गलत है। ध्यान से समझना, अगर गो में वो चला गया तो सही है, अगर गो में नहीं गया तो गलत है। अगर नो गो में नहीं गया तो सही है, और नो गो में चला गया तो गलत है उसकी डायमेंशन। और इसके दो पर्पस होते हैं। गो चेक जो होता है, अब याद रखना ये चीज पेपर में आई हुई है, जो गो गेज होता है वो मैक्सिमम मेटल की लिमिट बताता है, और जो गो गेज होता है वो नो गेज बेसिकली वो होता है मिनिमम मेटल की लिमिट बताता है। अब क्वेश्चन देखना समझ में, अब इसमें गो गेज है, इसमें चला जाएगा, तो इसमें बेसिकली अगर वो बार बार हम भेजेंगे इसमें, तो ये क्या होगा, ये वियर होने लग जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वियर मतलब खराब होने लग जाएगा, तो इसलिए हम गो गेज में वियर अलाउंस देते हैं। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में आएगा। सेम हम नो गेज में देखेंगे। नो गेज में क्या होता है, मिनिमम मेटल लिमिट होती है, और अगर मिनिमम मेटल लिमिट है तो इसमें नो गेज में क्या होगा, जो होल है वो नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो उसमें वियर अलाउंस देने की जरूरत है, तो नहीं है, क्योंकि जाएगा ही नहीं तो खराब कैसे होगा। तो इस मारे वियर अलाउंस इसमें नो गेज में नहीं देते हैं, और गो गेज में वियर अलाउंस देते हैं। ये भी आपका एक आरआरबी का क्वेश्चन बने हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और आता है कि ये जो आपका गो गेज है नो गेज है, किसके बेस पे लॉ, कौन से लॉ पे बेस है, तो आप कहोगे टेलर्स लॉ पे बेस है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इट वर्क्स ऑन टेलर्स प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पे है, टेलर्स के प्रिंसिपल पे है। अब मैंने ये सब लिखा हुआ है, वो साइड ऑफ द गेज पासिंग थ्रू द होल अंडर द वेट ऑफ द वो गेज विदाउट एनी फोर्स। बिना फोर्स के वो गेज चला जाता है। नो गेज जो है वो मस्ट नॉट पास, वो पास नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने बता दिया, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये जो गो गेज है, तो इसके ऊपर याद रखना कि कितने टाइप के होते हैं। ये जो ये आपका जो ये लिमिट गेज होते हैं, तो ये लिमिट गेज पहला होता है प्लंग गेज। प्लंग गेज क्या होता है, होल की लिमिट चेक करता है। इसकी लिमिट चेक करता है होल गेज की। स्नैप और रिंग गेज होता है, उसमें क्या होता है, ये ऐसा स्नैप बनी होती है ऐसे, ये इस शेप का होता है। एक तरफ गो होता है, एक तरफ नो गो होता है। वो डायमीटर चेक कर लेता है। गो वाला अगर वो अंदर चला गया, वो लिमिट में आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। ऐसी प्रोग्रेसिव गेज होता है, ये भी पेपर में आया हुआ है। प्लंग गेज भी आया हुआ है कि होल की लिमिट को चेक करता है, तो याद रखना प्लंग गेज होल की करता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोग्रेसिव गेज क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव गेज में क्या होता है, एक ही साइड में गो गेज भी लगा होता है और नो गो गेज भी लगा होता है, जिससे क्या होता है बार बार जो लेबर होती है उसको चेंज नहीं करना पड़ता। तो इस माने प्रोग्रेसिव गेज भी आया हुआ है। एक होता है फिक्स गेज, ये स्पेशल टाइप का गेज होता है
जिसमें क्या होता है कि आपको रेडियस चेक करनी हो या एंगल चेक करनी हो तो ये फिक्स गेज बनाते हैं। तो ये 4 टाइप के गेज हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। 2 पूछे गए हैं, 2 और मैंने बता दिए हैं, तो क्या पता आ जाए। अब ये जो हम वीआर अलाउंस देते हैं, पहला क्वेश्चन यही था, वीआर अलाउंस किस में देते हैं, तो आप कहोगे गो गेज में देते हैं। अब गो गेज में कितने परसेंट देते हैं, तो 5% ऑफ द वर्क अलाउंस, जो हम वर्क अलाउंस देते हैं कि हम इतना हमारा लिमिट होनी चाहिए, तो उसका 5% और ज्यादा दे देते हैं, है ना। अब आता है टॉलरेंस कितना देते हैं, तो फिर टॉलरेंस देते हैं 10% ऑफ वर्क अलाउंस, जितना हमें चाहिए उसका 10% हम जो है गेज बनाने में उतना हम दे देते हैं इसमें टॉलरेंस। तो टोटल कितना हो गया, 10% और 5% वीआर अलाउंस किसमें, गो गेज में, और नो गो गेज में खाली टॉलरेंस देते हैं, ठीक है। थर्ड आता है डायल इंडिकेटर्स। ये एक बार अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये ना मैं आगे भी थोड़ा सा आएगा, मैं डबल डबल लिख दिया था ये। तो ये एक तरह का गोल तरह का होता है, यहाँ पर एक पिन लगी होती है, प्लंगर लगा होता है, इसको बोलते हैं प्लंगर। अब ये क्या है, ये बहुत स्टाइलस है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे ही सर्विस मान लो खुरखुरा आया, तो एकदम से क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर चला गया। जैसे ही नीचे जाएगा तो उसमें स्प्रिंग लगी होती है, ये क्या करेगा, स्प्रिंग कंट्रोल होता है, और ये ऊपर की साइड इसमें रीडिंग आ जाएगी। ये जो सुई है ये इधर की साइड घूम जाएगी, तो आप एकदम से कर दोगे कि ये क्या है, फ्लैट नहीं है। तो एकदम आप समझ जाओगे, इसमें डायल और नीडल लगी होती है, स्प्रिंग कंट्रोल होता है, ये भी बता दिया मैंने। इट मे हैव 1 और 2 इंडिकेटर, मतलब इसमें इंडिकेटर होते हैं वो एक या सुई होगी, 2 होंगी। अब 90 डिग्री के पोजीशन पर रखा जाता है, एकदम स्ट्रेट रखा जाएगा, सरफेस के एक तो रखा जाएगा जिससे प्लंगर जो है हिले, ठीक है। अब फाइनल रीडिंग के लिए क्या होता है, 1/1000 इंच होती है। कोर्स रीडिंग है तो 1/10 इंच परमिसिबल है, और एक्यूरेसी चाहिए तो 1/100 है। अब इसमें बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें जीरो इजिली कर सकते हैं, और ज्यादा ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन हाँ काम कर जाता है बहुत ज्यादा, काफी हद तक। अब आता है एंगुलर, ये सब थे लीनियर मेजरमेंट, कि हम लीनियर मेजरमेंट की फ्लैट वगैरह पे हम कैसे लिखते हैं। अब आता है एंगल, कि हमें एंगल मेजर करने हैं तो कैसे करेंगे। तो अगर हमें लाइन स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइस है, बीवेल प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर यूज करते हैं। फेस स्टैंडर्ड जो हम फेस के थ्रू करते हैं वो होता है साइन बार और साइन सेंटर। और मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटर एक स्पिट लेवल होता है, क्लाइनोमीटर होता है, और कंपेयर, अगर हमें एंगल को कंपेयर करना है तो कंपेरेटर यूज करते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है ये एंगल के लिए है। तो ये वर्ड याद रखना कि ये बीवेल हुआ, प्रोटेक्टर, बीवेल प्रोटेक्टर हुआ, खाली प्रोटेक्टर हुआ, साइन बार हुआ, ये सब एंगल के लिए। और आपका गेज हुआ, आपका इंडिकेटर हुआ, ये सब लीनियर मेजरमेंट के लिए, या फिर स्लिप गेज हुआ, तो वो सब लीनियर मेजरमेंट के लिए। ये 3 क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत जगह मिल गए थे, इसमें मैंने यहीं पर लिख दिया। कॉम्बिनेशन गेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन गेज होता है जो आपके बेसिकली बहुत सारे उसमें कॉम्बिनेशन होंगे, प्रोटेक्टर वगैरह वो सब होंगे। ये बेसिकली जो बढ़ाई होते हैं ना, लकड़ी का काम करते हैं, उसमें पैरेलल लाइंस खींचने में काम आता है। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन गेज कहाँ पर यूज होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सरफेस ऑफ वुड के पैरेलल लाइन करने के लिए होता है। अब ये भी फिलर क्वेश्चन, फिलर भी बहुत बनाया हुआ है। फिलर का काम क्या होता है, जो ये हमारे गैप होता है, जहां पर भी गैप की बात आ जाए कि आपको मेटिंग पार्ट और थिकनेस जो है इक्विपमेंट की, उसमें गैप देखना है कितना है, मतलब 2 ऐसे समझो कि मेटिंग पार्ट है और एक थिकनेस है, उसके बीच में जो गैप है, अगर हमें ये चेक करना है कि कितना है डिस्टेंस, तो आप फिलर गेज यूज करोगे। फिल से आते हैं कि हमें फिल करना होता है गैप को, तो ये बहुत बार पूछा गया कि चेक गैप के लिए, कि हम गैप के लिए यूज करते हैं फिलर गेज। फिर आता है फ्लैट गेज। फ्लैट गेज क्या होता है, देखो 2 तरह का होता है, ये फ्लैट होता है ये वाला, आ, ये तो होता है चैम्परिंग, और इसमें अगर हम एंगल दे दो हल्का सा तो हो जाएगा आपका फ्लैट गेज। तो फ्लैट गेज इसमें होता है रेडियस करने के लिए, कि अगर हमने इसमें यहाँ पर एक एंगल दे दिया ऐसे, देखो ये हो गया फ्लैट गेज। तो फिर अगर हमें रेडियस को नापना है किसी भी एंगल के साइड, ऑब्जेक्ट के साइड में, तो हम यूज करते हैं फ्लैट गेज। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो पेपर में यही सवाल है जो बार बार घूम घूम के आ जाते हैं अलग अलग तरीके से। आपको बस एक बार, आपने एक बार पढ़ लिया कि ये ऐसा होता है, फिर आप क्वेश्चन कर लोगे। अभी आप वीडियो देखने के बाद एक बार क्वेश्चन करने बैठना मेट्रोलॉजी के, ज्यादातर हो जाएंगे कि हाँ मैंने ये बताया हुआ क्वेश्चन है, 90% हो जाएंगे। फिर आता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑब्वियसली ये एंगल के लिए होता है। मेन स्केल है 0 से 90 डिग्री डिविजन होते हैं। वर्नियर स्केल भी होता है इसमें, और एक मेन स्केल भी होता है। एप्लीकेशन क्या होंगे, ऑब्वियसली वी ब्लॉक को मेजर करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। एक्यूट एंगल मेजर करने के लिए, तो बेसिकली आपको पता लग गया एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस है। दूसरा ऑप्टिकल। अब याद है ना यार, जहां पे ये ना ऑप्टिकल आ जाएगा समझ लेना कि ये कुछ मिरर का काम होगा। तो अब इसमें मिरर होंगे तो किसमें हो सकता है, माइक्रोस्कोप में होंगे। तो हाँ, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कोई भी होगा। रोटेटिंग मेंबर होता है, और ब्लेड्स जो होते हैं इसके एडजस्टेबल होते हैं। एक क्वेश्चन बस इसमें यह है कि इसमें 1 डिग्री डिवीजन होता है हर बार सर्कल में, बस बाकी कुछ नहीं है। साइन बार, हाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया है, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्या ये वेरी प्रिसाइज है एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस है। अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि ये रोल होते हैं इसमें, और ये ऐसे बना होता है कुछ। जो रोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका एल, डिस्टेंस बिटवीन दो। और जो हाइट होती है, इसको सीधा जितना कर दोगे वो हाइट हो जाएगी। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन एल हो जाएगा। तो एच मतलब ये हाइट है डिफरेंस का, H1 - H2 अपॉन एल। और इसका जो ब्लॉक है ये भी बताया गया था 14 to 10 mm
ये भी इसमें आ जाता है एंगल। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंगल जो 15 डिग्री तक है ये एक्यूरेटली मेजर करता है 15 डिग्री तक, लेकिन हम कहाँ तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 45 डिग्री तक कर सकते हैं। ये भी पेपर में है, मैक्सिमम कहाँ तक 45 को हाईली इनएक्यूरेट होता है। 15 के बाद भी वो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी देता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूज कर लेते हैं। लेकिन 45 के बाद हाईली इनएक्यूरेट है, ये भी आर में आया हुआ है। अब होल्डिंग इश्यूज आ जाते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, होल्डिंग इश्यूज है, एक्यूरेसी कितनी है, ये भी पेपर में अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 1/60 डिग्री है, पार्ट ऑफ डिग्री है, इसकी एक्यूरेसी 1/60 डिग्री। एंगल गेज, एंगल गेज कुछ खास है नहीं, मेड अप ऑफ हार्डन स्टील होता है, मेजरिंग फेसेस है, हाईली पॉलिश्ड होता है, हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस होती है, स्लिप गेज की तरह। ठीक है, तो एंगल गेज है, आप समझ जाओगे कि एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस है, ये आ जाता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये एंगल गेज है या फिर आपका ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर है, तो ऐसा आ जाएगा कि 4 दे देंगे आपको, उनमें से कह देंगे इनमें से कौन से एंगल मेजरमेंट डिवाइस नहीं है। तो इस बारे में मैंने बता रखा है कि एंगल गेज ये एक एंगल मेजरमेंट डिवाइस है, जो आप समझ भी जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, बाकी इसमें डीप नहीं आता है कुछ एंगल गेज में। अब आता है क्लाइनोमीटर पे। तो क्लाइनोमीटर बेसिकली ये होता है, एंगल रिलेटिव करता है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से, कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल है। अभी कितने टाइप के होता है, वर्नियर क्लाइनोमीटर होगा जिसमें वर्नियर स्केल होगा, माइक्रोमीटर होगा तो इसमें माइक्रोमीटर की तरह होगा, एक डायल होगा, डायल मतलब जो हमने डायल इंडिकेटर पढ़ा था वैसा ही होगा, और ऑप्टिकल है तो इसमें क्या होगा, मिरर्स का यूज होगा। अब स्प्लिट लेवल माउंटेड होती है, ये बता दूंगा स्प्लिट लेवल क्या है, ध्यान से समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। ये समझो इसके अंदर पानी भरा हुआ और एक बबल है, बबल बना दिया। अब ये बबल है, अब मान लो उसको सीधे रखा तो ये इधर की साइड बीच में रहेगा। अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ आपका, तो ये बबल कहाँ चला जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। हो जा, हाँ हो गया। अब ये इधर की साइड करेंगे तो ये इधर की साइड हो जाएगा बबल, तो हमें पता चलेगा कि जो सरफेस है वो हमारी कैसी है, वो थोड़ी सी रफ है। तो इसीलिए हम स्प्लिट लेवल का यूज करते हैं। तो ये अगला भी आगे भी आएगा स्प्लिट लेवल, तो इसको बबल सेट को 0 कर देते हैं। 0 मतलब कहाँ पर होता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 0 होता है सेंटर पे, दिख भी रहा है आपको सेंटर पे ही होता है, तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आता है कंपेरेटर्स, है तो नहीं क्या कुछ नहीं। कंपेरेटर्स, कंपेरेटर मतलब जो हम एंगल स्टैंडर्ड साइज से मेजर कर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी हम कंपेयर कर रहे हो डेटम से, वहां पर क्या आ जाएगा, कंपेरेटर्स आ जाएगा। कंपेरेटर्स का नीड क्या है, कोई जरूरी नहीं होता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। चेकिंग द प्रोडक्ट ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन में हम ये यूज होता है, इंस्पेक्शन केस में यूज होता है, चेक द न्यूली परचेज गेज इसमें यूज होता है, वर्किंग मशीन में यूज होता है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, फाइनल इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। तो ये हो गया कंपेरेटर्स का। कंपेरेटर्स में बेसिक प्रिंसिपल पूछ लेते हैं। अब देखो कंपेरेटर्स वही है, पॉइंट्स हमने 0 पे करा, स्टैंडर्ड रखा, ये कंपोनेंट है। अब स्टैंडर्ड पे आया हमारा इतना, अब कंपोनेंट पे रखा, कंपोनेंट में मान लो वो जो रफनेस है वो हमारी थोड़ी सी नीचे है, तो हमारा जो एंगल है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब कितना नीचे गया, इसमें बीच में, मतलब अगर हमारा स्टैंडर्ड कंपोनेंट है उसमें बीच में है, इसमें इतना नीचे गया, तो समझ जाओगे कि इसमें जो हमारी फ्लैटनेस है वो कम है। अब पेपर में क्या आता है, पेपर में आते हैं ये जो क्लासिफिकेशंस होते हैं। क्लासिफिकेशंस क्या है, मैकेनिकल कंपैरेटर्स, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर्स। ये वो होते हैं कंपैरेटर्स के टाइप होते हैं। फोर्थ है हमारा न्यूमेटिक कंपैरेटर, और फिफ्थ है वेलोसिटी टाइप न्यूमेटिक गेज। अब पेपर में क्या आएगा कि इनमें से 4 दे देंगे और कहेंगे इसमें से कौन सा मैकेनिकल कंपैरेटर है। तो आपको याद होना चाहिए, डायल कंपैरेटर हुआ, सिग्मा हुआ, रीड टाइप हुआ, जॉनसन हुआ, या डायफ्राम गेज हुआ, या डेड वेट हुआ। ये सब कैसे होंगे, ये सब होंगे आपके मैकेनिकल कंपोनेंट का वो कंपैरेटर। तो मैंने आपको कहा था आरजेडी एसजीडी। आरजेडी मतलब कैसे कर दिया, रीड टाइप, जॉनसन और डायफ्राम, फिर एस सिग्मा, डायल और डेड। अब मैकेनिकल है तो सिग्मा से याद रखना कि सिग्मा कौन होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। डायल मैकेनिकल होगा, डायल इंडिकेटर मतलब हमने देखा था डायल इंडिकेटर जो बनाया था ना, वैसे ही होता है ये। तो ये इसमें बॉल लगी, वो लगी होती है ऐसे, तो ये भी मैकेनिकल में आएगा। रीड, रीड जॉनसन और आरजेडी, आरजेडी से याद रखना कि मैकेनिकल होते हैं। बाकी पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अब इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्टाइलस होगा, लीनियर स्केल होता है इसमें, ये पेपर पूछा जाता है। मैकेनिकल में क्या होगा, लीनियर स्केल है, सब में क्या होगा, स्केल कैसा होगा, लीनियर होगा। मैग्निफिकेशन कितना होगा, ये भी पेपर में आया हुआ है, 2500 से 1000 तक का मैग्निफिकेशन होता है। एम्पलीफाई कितना कर देता है वो, आपकी रफनेस को खराब कितना है तो उसको, तो ये हो जाएगा 2500 से 1000। फिर मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर है, इसमें क्या है, ओ ट्रिपल जेड है, ऑप्टिकल लेवल जियूस, जायस अल्ट्रा, जायर ऑप्टिकल, तो ऑप्टीमीटर, ऑप्टीमीटर तो लिखा होगा, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन मैकेनिकल कंपैरेटर्स के टाइप्स पूछ लेते हैं कि इनमें से, या 4 दे देंगे, कोई से घुमा के और कह देंगे इनमें से मैकेनिकल कौन सा है, तो एक दे रखा होता है रीड टाइप कंपैरेटर कौन सा है, तो ऐसे पूछा गया है। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से होते हैं, न्यूमेटिक होते हैं, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, हाई सेंसिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑटोमेटिक गेजिंग, मल्टी चेक, ये पेपर में नहीं आते हैं। न्यूमेटिक के ऊपर एक आया हुआ है कि मैग्निफिकेशन रेंज कितनी होती है, तो वो होती है 500 से 5000 टाइम्स, इतना वो एम्पलीफाई कर देता है मिस्टेक्स को। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, 0.4 लैम्डा अपॉन एल ए, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन याद रखना 0.4 होता है यहाँ पर। वेलोसिटी टाइप एक होता है न्यूमेरिक गेज, वो क्या, वो बताता है रेट ऑफ फ्लो, बताता है क्या, बताता है रेट ऑफ फ्लो बताता है, देख देना क्या पता इस बार आ जाए।
ये वाला तो वेलोसिटी टाइप न्यूमेटिक गेज बताता है रेट ऑफ, और वैसे भी वेलोसिटी है तो वो रेट ऑफ फ्लो ही बताएगा, अपने फ्लूइड में इसमें भी थोड़ा सा इसका आइडिया ले सकते हैं। अब डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर क्या होता है, जो हमारे एम्पलीफाई करते हैं डिस्टेंस और लेंथ को ट्रांसलेट इनटू रोटेशन मोशन। जैसे हमने डायल इंडिकेटर पढ़ा था ना अभी, वापस से देखो डायल इंडिकेटर बार बार आएगा। तो हमने क्या करा था, ये जो मोशन है इसको क्या करा था, ये सुई जो इधर की साइड या इधर की साइड मूव करेगी, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सुई। तो इसी माने हम कहेंगे इट एम्पलीफाइज द डायरेक्शन और लेंथ ऑफ द ट्रांसलेट इनटू रोटेशनल मोशन। तो इसको ट्रांसलेट कर देगा रोटेशनल मोशन में। बेसिकली लीनियर को किस में कर देगा, तो आप कहोगे सर लीनियर को वो किस में कर देगा, डिस्प्लेसमेंट में कर देगा, सॉरी रोटेशनल में कर देगा, किसमें, रोटेशनल में कर देगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, दो हाइट को कंपेयर करता है, एरर को देख लेता है, और चेक राउंडनेस देख लेता है, अलाइनमेंट देख लेता है, पैरेललिज्म देख लेता है। तो ये हमने डायल इंडिकेटर पढ़ रखा है, पेपर में बार बार आता रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, जॉनसन माइक्रोक्रेटर। ये जॉनसन माइक्रोक्रेटर क्या करता है, पेपर में आता है। तो चलो प्रिंसिपल देखते हैं इसका। तो इसका प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी देखो, ये हमारा डायग्राम बना रखा है विकास का, तो इसमें कैंटिलीवर स्ट्रिप होती है, ये जो स्ट्रिप है ये कैंटिलीवर स्ट्रिप है, ये और ये वाली। तो इसका जो स्ट्रिप है ये बोलता है कि इसके अंदर ट्विस्टिक मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है, मतलब इसके अंदर ट्विस्ट वाली ऐसे मेटल की जो एक ऐसे धागे बने हुए मेटल के, और ये ट्विस्टेड है। पेपर में आया हुआ है कि जॉनसन माइक्रो क्रेटर में क्या होता है, तो आप कहोगे ट्विस्टेड मेटेलिक स्ट्रिप होती है इसमें, और कौन सी बीम होती है इसमें, कैंटिलीवर बीम होती है, साइड में लगा होता है बेल क्रैंक लीवर, और ये होता है वही प्रोब लगा होगा। अब यहाँ से अब क्या होगा, जैसे ही ये एक हम फ्लैट सरफेस पे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये कोई रेफरेंस आएगी तो क्या होगा, इस पे लोड पड़ेगा, जिस टेंशन पड़ेगी, जिस कारण से ये ट्विस्टेड है, ये रिजॉल्व होने चालू हो जाएंगे, स्ट्रेट होने चालू हो जाएंगे, अनट्विस्ट होने चालू हो जाएंगे। तो हम समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। तो ये प्रिंसिपल है इसका, टेंशन जब अप्लाइड होती है ट्विस्टेड स्ट्रिप पे तो वो अनट्विस्टेड हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पॉइंटर पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब देखो हमने याद रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्लिप गेज का नाम क्या था, जॉनसन गेज, स्लिप गेज का, और जॉनसन माइक्रोक्रेटर का नाम क्या है, अब्राहमसन कंपैरेटर। दोनों पेपर में आए हुए हैं ये भी, कि जॉनसन माइक्रोक्रेटर का दूसरा नाम क्या है, अब्राहमसन कंपैरेटर किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे जॉनसन माइक्रोक्रेटर को बोलते हैं। तीसरा कंपैरेटर हम इसमें पढ़ेंगे रीड टाइप कंपैरेटर। रीड टाइप कंपैरेटर कैसा होगा, ऑब्वियसली मैकेनिकल कंपैरेटर है ये। इसमें वर्टिकल रीड्स लगी होती है, और ये हमारे ऐसे रॉड्स लगी होंगी। मतलब बेसिकली ये जो है ये तो फिक्स वाली है, जो बी है ये वाली ये फ्लोटिंग है, ये आगे पीछे हो जाती है, और जो सी है ये रीड्स लगी हुई है ऐसे लंबे लंबे, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको हम घुमाएंगे तो इसमें वर्टिकल रॉड्स जो है ये जो हमारा इंडिकेटर है ऐसे रीडिंग लेगा। तो ये रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर में आता है। इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनलेस रीड लगी होती है, क्या लगी होती है, फ्रिक्शनलेस रीड्स लगी होती है। और कैसी, वर्टिकल, पेपर में बस इतना आया हुआ है, वर्टिकल कौन सी रीड्स है इसमें, ये वर्टिकल रीड्स लगी हुई है। और ये हमारा स्मॉल ब्लॉक होता है, ये कुछ नहीं आया हुआ, बस इतना ही आया है, फ्रिक्शन रीड्स और वर्टिकल रीड्स। सिग्मा कंपैरेटर, ये भी कैसा है, कंपैरेटर, मैकेनिकल कंपैरेटर है, ये पूछा गया। और ये हाँ पेपर में ये भी आया है आरआरबी में, कि ये जो आपका प्रिंसिपल है ये क्या है, लीवरेज प्रिंसिपल है। लीवरेज प्रिंसिपल क्या होता है कि जिसमें हमारा एफएसएम वाला, ये मान लो यहाँ पर लोड है, यहाँ पर एक जगह फिक्स होता है, एक जगह लोड होता है, और एक जगह उसका आपको एफर्ट होता है। तो जो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, तो जैसे हमारे हम वो नहीं करते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा के हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, है ना, तो वो ये होता है लिवरेज प्रिंसिपल, कि हमने हल्का सा वेट लगाया और इसको लिफ्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर फिक्स कर दिया, और यहाँ से हमने वेट लगाया और इसको उठा लिया। तो वही चीज हम इसमें सिग्मा कंपैरेटर में करते हैं। और इसमें कौन सी स्ट्रिप यूज होती है, हिंज स्ट्रिप यूज करते हैं। कौन सी, हिंज स्ट्रिप यूज होते हैं। अब मैकेनिकल ऑपरेटिव कंपैरेटर है, इसमें आता है मैग्निफिकेशन इसका 10 टाइम्स से 1000 टाइम्स होता है। मैकेनिकल ऑप्टिकल है, तो इसमें क्या होगा, मैकेनिकल का भी यूज होगा और ऑप्टिक्स का भी यूज होगा। ऑप्टिक्स में मतलब लाइट्स का, मिरर का, या फिर प्रोजेक्शन का। तो वही आता है, एडवांटेज क्या है, फिक्शन नहीं होगा इसमें, ऑब्वियसली मैकेनिकल नहीं है तो ये ऑप्टिकल ज्यादा है, इसमें तो फिक्शन नहीं होगा, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी, इनर्शिया इफेक्ट कम होगा क्योंकि वो मैकेनिकल बेस से आता है, मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, और इजिली रीडिंग मिल जाएगी, पहले कुछ नहीं होगा, ये सब आता नहीं है, मतलब लिख लो एडवांटेज के लिए, समझ लेना। अब आता है सरफेस रफनेस एंड टेक्सचर, कि हम सरफेस रफनेस में क्या क्या मतलब टर्म्स यूज करते हैं। तो टॉमिल्सन रीडर है वो, हाँ ये पेपर में आया हुआ है कि सरफेस वो फिनिश में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो आप कहोगे टॉमिल्सन रीडर रिकॉर्डर। कौन सा, टॉमिल्सन रिकॉर्डर, किसके लिए, सरफेस फिनिश के लिए। और सरफेस रफनेस के लिए कौन सा करते हैं, मेस्लिन इंस्ट्रूमेंट। कौन सा, सरफेस रफनेस के लिए मेस्लिन, और सरफेस फिनिश के लिए टॉमिल्सन, ठीक है। अब कोई भी हमें कंपोनेंट है उसमें हमें सरफेस रफनेस होनी चाहिए, तो वो कंपोनेंट हमने बनाया, तो उस पर हम या तो फॉर्जिंग करेंगे, या कास्टिंग करेंगे, या वेल्डिंग करेंगे, या मशीनिंग करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी इस कंपोनेंट पे ये वेल्डिंग वगैरह हो जाएगी तो उस पर हमें इसको फिनिश करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सरफेस रफनेस को रिमूव करना होता है।
तो जो टेक्सचर है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक रफनेस पे कि कितनी ज्यादा रफ है, प्राइमरी होती है ये चीज। दूसरा होता है वेवीनेस पे, किस पे, जो सेकेंडरी चीज होती है। वेवीनेस मतलब कि कितना खुरखुरा है ऐसे, रफनेस मतलब ऐसे खुरखुरा मतलब कैसे वो है, क्या कहते हैं, स्पॉट बने हुए हैं वो सब, तो वो रफनेस में आता है। ऐसे वेव बनी हुई है तो वेवीनेस में। और ले क्या होता है, ले होता है जैसे आपने कोई मशीन करी तो इस एंगल पे करी तो उस टूल के निशान पड़ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ले। तो पेपर में आया हुआ है कि सर्फेस टेक्सचर जो है उसके 3 टर्म्स कौन से हैं, 2 पूछ लिए, तीसरा पूछ लिया मतलब 2 देकर कि तीसरा, या फिर तीनों दे दिया पूछा ऑल ऑफ दीज, या फिर कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते थे, तीनों याद रखने हैं, रफनेस, वेवीनेस और ले। अब सरफेस रफनेस से मेजरमेंट में हम कुछ चीजें यूज करते हैं। रफनेस क्या होती है, सरफेस इरेगुलरिटीज होती है। सरफेस हाइट क्या होती है, इरेगुलरिटीज की हाइट होती है। विड्थ क्या होती है, डिस्टेंस होती है टू कॉन्सिक्यूटिव पीक्स में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रफनेस विड्थ। रफनेस विड्थ कट ऑफ क्या होती है, इट इज अ ग्रेटेस्ट स्पेसिंग। जो ग्रेटेस्ट स्पेसिंग होती है किसी भी इरेगुलरिटीज में तो उसको बोलेंगे कट ऑफ है, ये कि इससे ज्यादा नहीं है। और ये हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी विड्थ से, ऑब्वियसली विड्थ से ज्यादा होगी क्योंकि सबसे ज्यादा वाली है। ले क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस पैटर्न व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मशीनिंग। वही सरफेस पैटर्न जो मशीन में बन रहा है, बेसिकली स्ट्रोक मार्क्स को क्या बोलते हैं, ले बोलते हैं। वेवीनेस हाइट क्या होगी, देखो जो ये ऊपर वाली है इसको बोलते हैं पीक, और जो नीचे वाली है उसको बोलेंगे वैली। तो हाइट क्या होगी, ये पीक से लेके वैली तक। ये नॉर्मल यहाँ ये वाली नहीं होती है, जो पीक से लेके वैली तक होती है, याद रखना। फिर बात है फ्लॉ क्या होता है, कोई भी क्रैक स्क्रैच जो भी आता है रेगुलेटरीज को दिखाता है उसको बोलते हैं फ्लॉ। अब इंडिकेशंस के हम कुछ ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, इंडिकेशंस पूछ लेते हैं कि अगर हमने ऐसा इंडिकेशन दे दिया तो ये होगा मटेरियल रिमूवल बाय मशीनिंग, कि हमें इसमें मशीनिंग का यूज करना है। इसमें हमें क्या बताना है कि मटेरियल रिमूवल जो है वो नहीं करना है। यहाँ पर हमने गोला लगा दिया कि इसमें मटेरियल रिमूव नहीं करना है। और हमें कोई भी कि कितना करना है, रिमूव करना है, कितनी वेवीनेस देनी है, तो उसके लिए हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। ये अंडरवुड टाइप का बना देते हैं और यहाँ पर ये सरफेस हो गया। तो स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें दिखाते हैं। तो क्या क्या दिखाते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे। पहले कुछ डायग्राम देख लेते हैं। सिंबल, अगर सीधा है तो पैरेलल है, ये पता होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना ऊपर अंडरवुड वाला, ये वाला, यहाँ पर अगर ऐसे बना हुआ है तो पैरेलल है, अगर ऐसे बना हुआ है तो परपेंडिकुलर है, अगर क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस ले है, एम बना हुआ है तो मल्टी डायमेंशनल ले है, सर्कुलर ले के लिए क्या होगा, सी होगा, मल्टी डायमेंशन के लिए ये वाला होता है साइन। अब रेडियल रे है तो आर रखा होगा कि जो हमारा रे है वो ऐसे रेडियल वाला है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रफनेस है वो इनएक्यूरेसी इन मशीन टूल की वजह से भी हो सकता है। सेकंड ऑर्डर अगर वाइब्रेशन से कोई रफनेस आ जाए तो सेकंड ऑर्डर की मानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मशीन की आ जाए, वेवीनेस वगैरह की जो निशान छोड़ जाते हैं वो थर्ड ऑर्डर की होती है। और रप्चर ऑफ मशीन, मशीन के खराब होने की आते हैं तो फोर्थ ऑर्डर की होती है। अगर डायग्राम बनाया, अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो रफनेस होती है, यहाँ पर हम अलाउंस लिखते हैं, यहाँ पर सरफेस पैटर्न होता है, इसके ऊपर रफनेस हाइट होती है, और सबसे ऊपर होता है प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी आता है पेपर में कि इनमें कौन सा होता है। पेपर में मतलब पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसमें कौन सा टर्म आएगा, एक्स लगा देते हैं और कहते हैं ये एक्स क्या है। अब सरफेस रफनेस पे मैंने बता दिया कूलेंट यूज होता है। हाँ, रेफरेंस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, स्पीड भी डिपेंड करेगी, डेप्थ ऑफ कट डिपेंड करेगी, टूल की मशीनिंग, टूल कौन सा है, फिक्सर डिपेंड करेंगे, मशीन कौन सी है, वाइब्रेशंस कौन से हैं, टूल हम यूज कौन सा कर रहे हैं, वर्क पीस कौन सा कर रहे हैं। तो ये सब सरफेस फिनिशिंग आती है। अब ये जो सरफेस फिनिशिंग में रफनेस जो है उसकी अगर मैं हाइट कैलकुलेट करनी है तो कुछ मेथड्स है जो पूछ लेते हैं। पहले क्या, सेंटर लाइन एवरेज मेथड। जो सेंटर लाइन एवरेज मेथड है इसको हम प्लेनीमीटर से यूज करते हैं। प्लेनीमीटर क्या होता है, बेसिकली एक आपका सरफेस मतलब ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि प्लेन सरफेस में बताएगा कि कितनी ज्यादा रफनेस है। तो मान लो इसमें रफनेस का डायग्राम आया आपका ऐसे कुछ वेव बनी हुई, तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, मान लो 5-6 एरिया है। जितने एरिया है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, मान लो ये कितने हैं, 4 एरिया है, तो आप क्या लिखोगे, A1 प्लस A2 प्लस, अरे यार गरीबी बहुत आ रही है, हाँ, A4 चल नहीं रहा ये, हाँ, अपॉन, हाँ अपॉन ये एल, तो ये आ जाएगा एल ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है सेंटर लाइन एवरेज मेथड। ये भी पेपर में पूछा गया कि किसको यूज करते हैं, प्लेनीमीटर का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर मेथड है, ये भी पूछा गया, आरएमएस वैल्यू की फॉर्मुला पूछा गया है कि ये जो है इसमें हमने क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का अपॉन n, कितने हमने टर्म लिए हैं तो वो हो जाता है। ये हम एवरेज डेविएशन के लिए यूज करते हैं, बस इतना आता है, सैम्पलिंग लेंथ हमारी इतनी है। 10 पॉइंट मेथड के ऊपर एक ये फॉर्मूला याद रखना कि इसमें 10 पॉइंट ले लेते हैं, 5 रेडियस जो इसमें हाइट ली है हमने, 5 लिए आगे वाली और उसमें से माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल में से 5 कर दिया। तो ये आता है 5 करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पीक, जो हमारी हाईएस्ट पीक होंगे, और 5 पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू वैली, वैली मतलब डीपर पॉइंट होते हैं नीचे वाले, तो वो, और उन दोनों को माइनस कर दिया ऐड करके, 5 इधर वाले ऐड करें, 5 वाले ऐड करें, और दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दिया 5 से, तो वो आता है। पेपर में एक ये भी आता है स्टाइलस प्रोब, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी में 2-3 बार आ चुका है। देखो ये डायग्राम ऐसे मैंने बना रखा है, ये स्किड बोलते हैं, इसको पिकअप बोलते हैं, और ये हमारी
प्रोब होती है। अब ये क्या होगा, ये जैसे जैसे सरफेस रफनेस चलती रहेगी वैसे वैसे ये डायग्राम बनाती रहेगी कि ये बन रहा है। तो इसलिए हम क्या मेजर करते हैं, सरफेस रफनेस मेजर करते हैं, मेजर्स वैल्यू ऑफ सरफेस फिनिशिंग, स्किड इज ड्रॉन, स्किड जो है इसको बोलते हैं स्किड, वो बनती रहती है इस पे, और हमें पता चलता है कि इसको क्या रेगुलरिटीज है। और जो स्टाइलस होते हैं वो कौन सी शेप का होता है, कौन शेप का होता है, जो कौन ये है स्टाइलस, ये कौन शेप का होगा। और मूवमेंट जो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, स्किड का मूवमेंट ये स्टाइलस की वजह से ही करेगा, कि जहां जहां वेवी बनेगी और सरफेस खराब होगा वहां वेवी नीचे बनेगा। ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्टाइलस जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में अगर बन जाए तो वो होता है ट्रांसड्यूसर। सिग्नल्स में बन जाए ना, ये डायग्राम, ये जो मूवमेंट है ये अगर सिग्नल्स में ट्रांसफर हो जाए तो किसकी मदद से होता है, ट्रांसड्यूसर्स की मदद से होता है। ठीक है। अब आता है प्रोफाइलोमीटर। प्रोफाइलोमीटर में बेसिकली फिर वापस से वही है कि हम रफनेस यूज करते हैं, मैक्रॉन्स में होता है, और इसमें क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगी होती है। प्रोफाइलोमीटर में बस इतना याद रखना है, स्प्रिंग लगी होती है, जो ट्रेसर हमें सरफेस को मूव करते हैं तो उससे हमें स्प्रिंग मूव करती है, जिस कारण से मैग्नेट में और मैग्नेट के थ्रू ऐसे से रफनेस आ जाती है। पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट आया नहीं है, बस इतना ही आया कि इसमें क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगी होती है प्रोफाइलोमीटर में। स्पिरिट लेवल मैंने बता दिया, एयर बबल होता है, इसमें सरफेस मेजर में यूज होता है, और ये कहाँ पर होता है, बीच में होता है, ये पेपर में आया है। टॉमिल्सन हमने पढ़ा था, टॉमिल्सन सरफेस मीटर है, वो हम सरफेस के लिए यूज करते हैं। स्टाइल इन हॉरिजॉन्टल लीफ स्प्रिंग, हाँ इसमें लीफ स्प्रिंग होते हैं। लीफ स्प्रिंग कैसा होता है, बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा सरफेस में उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होगा। तो और इसकी जो टिप होती है प्रोफाइल की वो डायमंड की होती है। किसकी होती है, टॉमिल्सन की, डायमंड की होती है। ठीक है, तो ये सरफेस मीटर के लिए यूज होता है। फिर इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपने जो 12th वाला इंटरफेरेंस होता है लाइट वाला, वही हम पढ़ेंगे। ऑप्टिकल होगा, ऑब्वियसली लाइट है तो ऑप्टिकल होगा, दो रेज का बीच का होगा। अगर 30% इंटरफेरेंस, 30 डिग्री और इंटरफेरेंस है तो 15%, ये पेपर में आ जाता है। और क्या कहते हैं, 45 डिग्री है तो 40% है। और अगर रेंज ऑफ ऑप्टिकल क्या होगा कि फ्लैट में 25 से 300 होता है, ये पेपर में आता है। अब इन दोनों कंस्ट्रक्टिव रेज और डिस्ट्रक्टिव रेज क्या होती है कि ये जो वेव है ये ऐड हो जाए अगर तो कंस्ट्रक्टिव, अगर ऐड नहीं हो तो डिस्ट्रक्टिव। कोई खास नहीं, जो इंपॉर्टेंट था वो सब वही था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं आता। लेजर मशीन होती है, आप कहोगे लेजर में क्या होता है, आप कहोगे लेजर, लेजर का यूज होता है लाइट का, इंटरफेरेंस लाइट का, और क्या कहते हैं रूबी लेजर यूज कर सकते हैं इसमें। आप इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो क्या फॉर्मूला होता है, 2n लैम्डा अपॉन 2, और अगर हमें मिनिमम चाहिए तो 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। ये पेपर में आया हुआ है तो ये भी याद कर लेना। अब आता है ऑटो पोलरिमीटर, और ऑटो पोलरिमीटर में क्या होता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी स्मॉल एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो नहीं कैसा होता है, बस इतना याद रखना, ऑप्टिकल होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकल होता है, और ये एंगल, स्मॉल एंगल जो डिफरेंस हो जाते हैं उनके बीच में आता है, वेरी एक्यूरेट होता है, टेलीस्कोप लगा होता है। ये भी पेपर में आया कि क्या लगा होता है इसमें, टेलीस्कोप लगा होता है, माइक्रोस्कोप लगा होता है, माइक्रोमीटर लगा होता है, तो आप बोलोगे टेलीस्कोप लगा होता है किसमें, ऑटो कोलिमीटर में। एक ये भी पेपर में आया हुआ है, ये आरआरबी का क्वेश्चन है, और 2-3 बार मुझे दिख गया था। एनपीएल, एनपीएल क्या होता है, इंटरफेरोमीटर होता है, ऑप्टिकल डिवाइस होती है ये, जो कि एनपीएल का मतलब पूछा गया था। तो क्या होता है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, और ये फ्लैटनेस और सरफेस गेज में यूज होता है। मरकरी का वेपर लैंप बना होता है इसमें, ये भी आरआरबी में आया हुआ है, मैंने लिखा तो नहीं इसमें, ये भी आरआरबी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लानीमीटर बता दिया आपको, इरेगुलरिटीज के लिए यूज होता है प्लानीमीटर, और जो हमने सीएलएल मेथड बताया था, सेंट्रल लाइन मेथड, उसमें यूज हुआ था। एलवीडीटी की फॉर्म आई थी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, और आरवीडीटी में क्या होगा, रोटेशनल। लीनियर में क्या होगा कि जो ऑप्टिकल के थ्रू लाइन वाली जो मेजरमेंट होती है वो नापेगा, और आरवीडीटी से क्या होगा, रोटेशनल की स्पीड नापेगा कि कितनी तेज चल रहा है। जैसे पंखा है, आरवीडीटी हम उसके पंखे पे लेजर मार के टॉर्च मार दी तो हमें स्पीड पता लग जाएगी पंखे की कितनी है। ऐसे ही हम टायर की स्पीड चेक करते हैं। अब आता है टूल मेकर माइक्रोस्कोप, जो होता है वो मैग्नीफाई करता है ऑप्टिकल कॉन्सेप्ट से। उसके यहाँ थियोडोलाइट क्या होता है, वर्टिकल एंगल है हॉरिजॉन्टल मेजर से करता है। ये पेपर में आया हुआ है कि लिखा गया है, मिले नहीं थे तो मैंने सिर्फ इतना ढूंढ ढूंढ के लिख दिया। हाँ ये काम का है। स्ट्रेन गेज क्या होता है, स्ट्रेन गेज बेसिकली क्या होगा कि हल्का सा भी रेजिस्टेंस चेंज होने से वो सॉरी हल्का सा भी स्ट्रेन डायमेंशन चेंज होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेन गेज है ये। तो हमें पता लग जाएगा हल्का सा भी लेंथ चेंज हुई तो रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट लगता है में, और ये फोर्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेजिस्टेंस में। इसलिए इसका गेज फैक्टर क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है आपका, रेजिस्टेंस, उसी में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट क्या है हमारा, लेंथ, कि हल्का सा भी लेंथ में आए चेंज तो आउटपुट में ज्यादा चेंज आ जाए। अगर ये ज्यादा चेंज आना चाहिए आउटपुट में, हमें आउटपुट ज्यादा मिलना चाहिए ना, तो यही फॉर्मूला पूछा गया, और पूछा गया कि गेज फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए। गेज एम्पलीफायर, अब क्या होता है कुछ कुछ गेज जो है ना तब भी इतना ज्यादा एम्पलीफाई, वो इतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाते, तो इसलिए हम उसमें क्या लगाते हैं, गेज एम्पलीफाई लगा देते हैं, जिस कारण से क्या होता है स्ट्रेन गेज की जो सिग्नल्स है वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। फिर आता है फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, जो फिजियो इलेक्ट्रिक मतलब प्रेशर की मदद से जो चेंज हल्का सा भी हो वो किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज में चेंज करते हैं, मतलब चेंज इन प्रेशर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो होगा फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर।
एक बिवल गेज के बारे में पूछा गया है। बिवल गेज को क्या बोलते हैं? टी बेवल भी बोलते हैं। मतलब ऐसा समझो ये एक वो रॉड है, उसके अंदर गोला भर के ये लगा हुआ है और ये एंगल मेजर करता है। इसकी जो लेंथ है, हाँ ये पेपर में आया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है, उसकी जो ये ब्लेड की लेंथ है वो कितनी होती है? 75 से 100 mm होती है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर कॉपी एंगल विदाउट मेजरिंग देम, जैसे हमारा डिवाइडर नहीं होता था, हम कभी यूज नहीं करते थे उसका, ऐसे वाला, तो उसको हम क्या करते थे, ये एंगल मेजरमेंट के लिए कि हमने दो एंगल के बीच में रखा, सेम हमने दूसरे कंपोनेंट में रखा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ एंगल सेम है या फिर एंगल सेम नहीं है। फिर आता है हमारा बॉस वर्नियर कैलिपर। ये हमारा बॉस होता है इन सबका। अब ये समझना, 1 MSD क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन मतलब लीस्ट काउंट कितना है मेन स्केल में। एक होता है VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट कितना होता है। अब जो लीस्ट काउंट है वो कितना, फॉर्मूला क्या होगा उसका? 1 MSD माइनस 1 VSD। पेपर में याद रखना, बस जो जो चीजें मैं 2-3 फॉर्मूला बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसमें काम चल जाएगा तुम्हारा। लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD की मेन स्केल रीडिंग में से कितना माइनस करेंगे? लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल रीडिंग का। तो ये लीस्ट काउंट पूछा गया तो आप ऐसे बता दोगे कि अब पूछा गया मेन स्केल डिवीजन में इतने हैं, वर्नियर में इतने हैं, तो लीस्ट काउंट कितना हुआ आप बता दोगे। दूसरा फॉर्मूला बस ये वाला याद रखना, एम एम मतलब एम डिवीजन से मान लो मेन स्केल में, तो MMSD इक्वल टू क्या होगा? NVSD। बस ये दो फॉर्मूले याद कर लेना। अब कोई मान लो आपने एम की वैल्यू, डिवीजन की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू दे दी, MSD की, VSD की पूछ ली तो आप निकाल दोगे। अब आपसे लीस्ट काउंट पूछ लिया, तो ये फॉर्मूले से आप VSD निकाल दिया, फिर MSD माइनस VSD कर दिया, तो ये दोनों फॉर्मूले यूज काम करके एक दूसरे में चेंज होकर कर जाएंगे। अब इसमें एक्यूरेसी पूछा है, लीस्ट काउंट कितना होता है, तो आप मैनुअल वाले वर्नियर कैलिपर में होता है लीस्ट काउंट 0.02 mm, RRB का क्वेश्चन है ये। और डिजिटल में कितना होता है? 0.01 mm। और जनरली क्या होता है, ये जो एम है डिवीजन है मेन स्केल में, वो 9 होते हैं, और वर्नियर स्केल में कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो ये भी याद रखना, वर्नियर स्केल में 9 MSD इक्वल टू क्या होता है? जनरली 10 VSD होता है। फिर रीडिंग जो है वर्नियर कैलिपर की, वो कैसे लेते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट। जो हमारा लीस्ट काउंट है ना ये वाला, तो मेन स्केल रीडिंग में कितना है प्लस लीस्ट काउंट ले लिया कि कितनी लाइंस डिवीजन कर दिया, मतलब वही चीज, तो वो हमारा रीडिंग हो जाएगी। एक हमारा मैट्रिक माइक्रोमीटर आया है, इसका डायग्राम मैंने इस बारे बनाया है क्योंकि ये पूछ लिया गया था कि ये जो आगे वाला है इसको क्या बोलते हैं? स्लीव बोलते हैं। ये जो इसके अंदर ये जो ये ऐसे हम घुमाएंगे इसको, ये क्या होता है? नल ग्रिप होती है, और ये हमारा स्लीव होता है, इसको हम घुमाएंगे थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थिम्बल। और ये साइड वाले को स्लीव बोलते हैं। तो जैसे हम थिम्बल को घुमाएंगे, मतलब हमारा थंब यहीं पर होगा, तो उसको बोलेंगे थिम्बल। तो क्या चीज घूमेगी? लीनियर मेजरमेंट क्या होगा? लीनियर क्या होगा? ये स्पिंडल आगे पीछे जाएगा। और आगे क्या लगा होता है? एनविल लगा होता है। क्या लगा होता है? एनविल। और एक एडजस्टेबल स्क्रू लगा होता है इसके अंदर, जिसमें हम पकड़ लेते हैं और मेजरमेंट कर लेते हैं। तो पेपर में, और पीछे क्या होता है? ये रेक्चेट होता है। क्या होता है? रेक्चेट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रेशर को मेंटेन रखना, यूनिफॉर्म प्रेशर बनाए रखना। और ये जो हमारा होता है ये ग्रिप, ये नर्ड वो होती है, नर्ड होती है, मतलब इसमें क्या होता है? ऐसे निशान बने होते हैं जिससे ग्रिप अच्छे से बन जाए। ये स्लीव होता है, याद रखना। ये थिम्बल होता है, थिम्बल। अब ये पेपर में आया था कि जो निशान बने होते हैं वो कहाँ पर बने होते हैं? थिम्बल भी बने होते हैं। और उसके आगे क्या होता है? स्लीव होता है। ये पेपर में आया हुआ है। अब थिम्बल जो होता है वही रोटेट होता है, वन कंप्लीट रोटेशन होता है। एक बार जो पूरा रोटेशन हुआ थिम्बल का, इसका एक बार रोटेशन हुआ तो उसको बोलेंगे एक पिच हो गई। और लीस्ट काउंट क्या होगा इसका? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। अब पेपर में वापस से RRB में डेटा वाइज ये पूछते हैं कि पिच कितनी होती है जनरली, तो आप बोलोगे 50, मतलब 0.50। और डिवीजन कितने होते हैं? नॉर्मली 50 होते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना आता है? जनरली 0.01 आता है। ये भी पेपर में पूछा गया। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं? 50। ये पेपर में आया हुआ है डेटा। और सेम इन्होंने बोल दिया लीस्ट काउंट कितना होता है, तो आपको हो गया 0.01। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर इसमें बैकलैश हो जाए तो उसका मतलब क्या है? तो ये जो रोटेशन है ना, ये लूज हो जाए तो उसको बोलेंगे बैकलैश। क्या बोलेंगे? बैकलैश। ये पेपर में है। एक वर्नियर डेप्थ गेज होता है, वहां पर डेप्थ में है तो आप समझ जाना होल और स्लॉट के लिए यूज होगा। अगर एंगल प्लेट है, हाँ एंगल प्लेट एक बार आया था कि ऐसी एक प्लेट होती है, ठीक है, तो इसकी जो एंगल है वो कितना होगा? तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल, ये भी अलग ने पूछा हुआ था। एंगल प्लेट का याद रखना कि वो ये 90 डिग्री होता है। बस इतने इंस्ट्रूमेंट है, बाकी आप देख लेना। मेरे हिसाब से तो इतने काफी हैं। एक बार RRB के क्वेश्चंस करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ काफी ज्यादा इसमें से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।